नमस्कार। चलिए एक बात सोचते हैं। एक कंपनी जो सिर्फ कुछ व्यापारियों का समूह है, एक पूरे के पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, है ना? पर यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। और आज हम इसी अविश्वसनीय सच को परत दर परत खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है, बल्कि भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की असली कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी चीज से। देखिए, सदियों से यूरोप में भारत के सामान जैसे कपास, रेशम और खासकर मसालों की जबरदस्त मांग थी। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, बल्कि एक तरह से स्टेटस सिंबल थी, शान की बात थी। लेकिन इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पुराने रास्तों पर दूसरे लोगों का कब्जा था। लेकिन फिर 1498 में एक नए समुद्री रास्ते की खोज हुई, और इसने तो जैसे दरवाजे ही खोल दिए। अब भारत के खजाने तक पहुंचने के लिए एक होड़ सी मच गई। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब के सब भारत के तटों पर अपनी जगह बनाने के लिए दौड़ पड़े। तो अब भारत का बाजार एक तरह से जंग का मैदान बन चुका था। यहाँ व्यापार पर कंट्रोल के लिए कई दावेदार थे, लेकिन असली मुकाबला सिर्फ दो बड़ी ताकतों के बीच था, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और इस मुकाबले में अंग्रेजों के पास एक ऐसा फायदा था जो बाहर से नहीं दिखता था, उनकी कंपनी का ढांचा। देखिए, वो एक प्राइवेट कंपनी थे, मतलब मुनाफे के लिए वो तेजी से कोई भी फैसला ले सकते थे। दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। उन्हें हर छोटे बड़े फैसले के लिए पेरिस से इजाजत लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत वक्त लगता था। और जिस वक्त ये यूरोपीय कंपनियां समुद्री किनारों पर आपस में लड़ रही थीं, उसी वक्त भारत के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान उठ रहा था। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य बिखर रहा था। जैसे ही दिल्ली में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ी, बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे कई ताकतवर आजाद राज्य उभरकर सामने आए। इस बिखराव ने एक तरह का पावर वैक्यूम, यानी एक राजनीतिक खालीपन पैदा कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस मौके का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर मौजूद थी। कंपनी का एक व्यापारी से शासक बनने का जो सफर है, वो असल में बंगाल की जीत से शुरू हुआ। बंगाल, जो उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा था। तो उन्होंने ये किया कैसे? क्या एक बड़ी लड़ाई से? नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर साजिश से। कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया, जो नवाब से खुश नहीं था। उसे बंगाल की गद्दी का लालच दिया और फिर नवाब को लड़ाई के लिए उकसाया। और जब प्लासी की लड़ाई का दिन आया, तो मीर जाफर अपनी पूरी सेना के साथ बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। मतलब जंग तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का खेल था। जीत के बाद कंपनी ने अपने बनाए नए कठपुतली नवाब मीर जाफर से मुआवजे के तौर पर यह भारी भरकम रकम वसूली। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी दौलत थी, इतनी बड़ी कि इसने पूरे खेल के नियम ही बदल कर रख दिए। अगर प्लासी की साजिश ने कंपनी के लिए दरवाजा खोला था, तो कुछ साल बाद बक्सर की लड़ाई में मिली असली सैन्य जीत ने उस दरवाजे पर ताला लगा दिया। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, वो बंगाल की असली मालिक बन चुकी थी, जिसके पास पूरे इलाके से टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार था। पर बंगाल पर कब्जा तो सिर्फ एक शुरुआत थी। ये उस डोमिनो इफेक्ट की पहली चाल थी, जिसके गिरने से पूरे उपमहाद्वीप में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया और एक कंपनी ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। बंगाल से मिलने वाला बेहिसाब पैसा कंपनी की जीत की मशीन का ईंधन बन गया। इसी पैसे से उन्होंने एक बड़ी और मॉडर्न सेना बनाई, और फिर उसका इस्तेमाल करके मराठों और मैसूर जैसी बची खुची बड़ी भारतीय ताकतों को भी एक एक के हरा दिया। हाँ, कंपनी को मैसूर के टीपू सुल्तान जैसे शासकों से जबरदस्त टक्कर मिली, लेकिन आखिर में कंपनी के पास जो पैसों की ताकत और बेहतर फौजी तकनीक थी, उसके सामने एक एक करके सभी भारतीय राज्य हार मानते चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक सबक है, एक चेतावनी है। यह दिखाती है कि कैसे व्यापार और मुनाफे की भूख किसी भी देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकती है। सवाल यह है कि आज 200 साल बाद क्या सच में हालात बहुत अलग हैं?